हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू एथिक्स। आई होप यू ऑल आर गुड। और आज हम क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को स्टार्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें नेशनलिज्म का मीनिंग जानना होगा। देखिए, नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद की भावना। ठीक है, जो आप कह सकते हैं जो देशभक्ति की फीलिंग होती है, जो एक फीलिंग होती है देशभक्ति की, जो देश से प्यार वाली फीलिंग होती है ना, उसे हम नेशनलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इससे हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि यूरोप के लोगों के अंदर कैसे नेशनलिज्म की भावना जो है वो जागरूक हुई, यानी कैसे यूरोप में नेशनलिज्म जो है वो एमर्ज हुआ, राइज हुआ, लोगों के अंदर कैसे यूनाइटेडनेस है। क्योंकि अगर हम बहुत पहले के टाइम पे देखें तो यूरोप बहुत डाइवर्स था, यानी कि लोग जो है वो एक कॉमन आइडेंटिटी जो है लोग शेयर नहीं करते थे। लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस नहीं थी, एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी लोगों के अंदर नहीं था। ठीक है, लोग अपने आप को एक दूसरे से बहुत अलग मानते थे, बहुत डाइवर्सिटी थी। ठीक है, अब जो मेन मकसद था रिवॉल्यूशनरीज का वो था कि यूरोप को यूनाइट कैसे करना है, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना कैसे जगानी है। ठीक है, तो वही हम देखेंगे फेजेस में। पूरा प्रोसेस हुआ, बहुत लंबा टाइम लगा इन सब चीजों को होने में। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कैसे लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना, एक यूनाइटेडनेस की भावना आई, लोग कैसे यूनाइट हुए। ठीक है, और फिर कैसे नेशन स्टेट बने, उसको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन समझेंगे। In 1848, Frederick Sorio, a French artist, prepared a series of four prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics, as he called them. तो गाइज यहाँ पे आप एक जो ये पिक्चर देख रहे हो, एक प्रिंट देख रहे हो, जो इसे बनाया था 1848 में फ्रेंच आर्टिस्ट ने, जिनका नाम है फ्रेडरिक सोरियो। उन्होंने फोर प्रिंट्स बनाए थे जिसमें उन्होंने अपना एक ड्रीम वर्ल्ड विजुअलाइज किया था जो कि डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक से बना हुआ हो। ठीक है, अब पहला प्रिंट जो है ना उनकी, जो चार प्रिंट्स में से पहला प्रिंट है वो आपको आपकी बुक में दे रखा है। तो फर्स्ट प्रिंट में उन्होंने, अगर आप देखो तो क्या क्या दे रखा है उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में है, उसको हम जल्दी से रीड कर लेते हैं। The first print of the series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. तो यहाँ पे पहले प्रिंट में आप देख सकते हो कि अमेरिका और यूरोप के लोग जो है एक लंबी ट्रेन में मार्च कर रहे हैं, एक लंबी लाइन में खड़े हुए हैं। ठीक है, और ये लोग जो है ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी इसके बारे में भी बात करेंगे, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज दे रहे हैं। होमेज यानी कि रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना, उस टाइम के जो फ्रेंच आर्टिस्ट होते थे, उस टाइम के जो बेसिकली आर्टिस्ट होते थे ना, वो लिबर्टी को एक फीमेल फिगर के तौर पर पर्सोनिफाई करते थे। राइट, तो लिबर्टी इज अ फीलिंग, राइट, लेकिन उसे ह्यूमन के फॉर्म में पर्सोनिफाई करते थे कौन, फ्रेंच आर्टिस्ट। तो यहाँ पे लिबर्टी को एक फीमेल फिगर के तौर पे, एक फीमेल के रूप में पर्सोनिफाई किया गया है। ठीक है, जिनके अगर आप एक हाथ में देखो, ये देखो, जिनके एक हाथ में है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, दिस इज टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट आपका नॉलेज और एजुकेशन को सिग्निफाई कर रहा है, एजुकेशन नॉलेज इसे सिंबलाइज कर रहा है। और इनके दूसरे हाथ में एक चार्ट है, ठीक है, जिसमें जो मेन है उनके राइट्स लिखी हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। As you would recall, artists of the time of French Revolution personified liberty as a female figure। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उस टाइम पर, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर, जो फ्रेंच आर्टिस्ट होते थे, उस टाइम पे जो आर्टिस्ट होते थे, वो लिबर्टी को एक फीमेल फिगर के तौर पर पर्सोनिफाई करते थे, जिनके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, जिसका मैंने आपको सिग्निफिकेंस बताया। टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट सिंबलाइज कर रहा है नॉलेज को और एजुकेशन को। ठीक है, शी बियर्स इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैनर, एक हाथ में जो मेन है उनके राइट्स लिखी हुई है। ठीक है, ओके, so on the earth in the foreground of the image lie the shattered remains of the symbol of absolute institutions। अब जरा आप इस पूरी इमेज के बिल्कुल फोरग्राउंड, बिल्कुल जमीन में अगर आप देखें, बिल्कुल बेस पे अगर आप देखो, बॉटम पे, तो आपको कुछ रिमेन्स देखने को मिलेंगे। ये रिमेन्स हैं एब्सोल्यूट पावर के। देखो, ऐसी चीजें जो कि एब्सोल्यूट मोनार्की को सिंबलाइज कर रही है, जो रॉयल स्टैंडर्ड को सिंबलाइज कर रही है।
वो यहाँ पे ऐसे कचरे की तरह पड़ी हुई है, बिल्कुल रिमेन्स उनके पड़े हुए हैं। ये किस चीज को सिंबलाइज कर रही है? ये सिंबलाइज कर रहा है डिस्ट्रक्शन ऑफ मोनार्की। ठीक है, ओके। इंसोरियोज उटोपियन विजन, उटोपियन बेसिकली ऐसा विजन जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जो कि बिल्कुल आइडियल है, उसे हम कहते हैं उटोपियन विजन। तो ये जो सोरियो का उटोपियन विजन था, ठीक है, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पेंटिंग में आपको लंबी लाइन दिख रही है लोगों की, और ये यहाँ पे जो लोग खड़े हुए हैं वो डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, जिनको आप उनके फ्लैग्स और उनके कॉस्ट्यूम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिनको आप उनके फ्लैग्स और कॉस्ट्यूम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, लीडिंग द प्रोसेशन, लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। ठीक है, which by this time were already nation states। इसका मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पूरी लाइन को लीड कर रहा है वो है स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, यूएस, यूएस और जो आपका स्विट्जरलैंड है वो उस टाइम पर नेशन स्टेट बन चुके थे, so ये लिबर्टी को पास कर चुके हैं एंड दे आर लीडिंग द प्रोसेशन। Identified, identifiable by the revolutionary tricolor has, एक सेकेंड, आखिरी की लाइन छूट गई, हाँ, फ्रांस, फ्रांस identifiable by the revolutionary tricolor has just reached a statue। तो यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड के बाद आता है आपका फ्रांस, जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर जस्ट पहुंचा ही था। ठीक है, जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उनके रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर से, वो जस्ट स्टैचू पर पहुंचा ही है। ठीक है, शी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, और उसके बाद फ्रांस के बाद जर्मनी के लोग आ रहे हैं, बियरिंग द ब्लैक, जिनका जो फ्लैग है वो ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग है। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सोरियो क्रिएटेड दिस इमेज द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशन। उस टाइम पर जब सोरियो ने ये पेंटिंग बनाई थी तो उस टाइम पर जो जर्मनी के लोग हैं, जो जर्मन पीपल है, वो एक यूनाइटेड नेशन की तौर पर एग्जिस्ट नहीं करते थे। जर्मन उस टाइम पर एक यूनाइटेड नेशन नहीं था। ठीक है, द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज इनटू अ नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो जर्मनी का जो फ्लैग है ना, ब्लैक रेड गोल्ड कलर का, ये जो उनका फ्लैग है ये किस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है? ये लिबरल होप्स को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, इन 1848 में ये पेंटिंग बनी है, राइट। तो इनका जो फ्लैग है ये लिबरल होप्स को एक्सप्रेस कर रहा है टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज इनटू अ नेशन स्टेट। ठीक है, अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। तो ये फ्लैग जर्मन का किस चीज का एक्सप्रेशन है? लिबरल होप्स का एक्सप्रेशन है। और ये जो लिबरल होप्स है ये मतलब किस चीज के लिए है? ये लिबरल होप्स क्या चाहत, मतलब बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये लिबरल होप्स जो है लोगों के अंदर, ये जो होप्स है ये किस चीज की है? दिस इज टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग, यानी लोग चाहते हैं कि जो भी जर्मन स्पीकिंग म्युनिसिपैलिटीज है वो एक नेशन स्टेट में आ जाए अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में। ठीक है, अब जर्मनी के बाद और जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वो पीछे हैं अभी, जैसे कि आप देख सकते हो ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इस इमेज में हेवेंस से बहुत सारे साइंस, एंजल और क्राइस्ट जो है वो इस इमेज को, इस पूरे सीन को देख रहे हैं, राइट। एंड ये चीज सिंबलाइज कर रही है फ्रैटर्निटी को अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। आई होप आपको ये जो पूरा सोरियो का इमेज जो सोरियो ने बनाया था 1848 में वो आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। This chapter will deal with many of the issues visualized by Sorio in Figure 1. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. यहाँ पे कह रहे हैं कि 19th सेंचुरी के टाइम पे नेशनलिज्म जो है वो बहुत जोर से आया था, बिल्कुल एक फोर्स की तरह आया था, जो कि यूरोप के मेंटल और पॉलिटिकल वर्ल्ड में काफी स्वीपिंग चेंजेस लाया था। ठीक है, the end result of these changes was the emergence of the nation states, in place of multinational dynastic empires of Europe। तो जो इन चेंजेस का एंड रिजल्ट था, जो आखिरी रिजल्ट हुआ इन चेंजेस का, वो क्या था? नेशन स्टेट का फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट ऑफ द मल्टीनेशनल, इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक, यानी मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स, यानी मोनार्की को
मोनार्की को हटा के नेशन स्टेट का फॉर्मेशन जो है वो नेशनलिज्म का एंड रिजल्ट था। ठीक है, द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अ मॉडर्न स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर exercise sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. तो गाइस यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कंसेप्ट और प्रैक्टिस है ना मॉडर्न स्टेट का, वो क्या बताता है। मॉडर्न स्टेट का जो कंसेप्ट है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक सेंट्रलाइज्ड पावर जो है, एक सेंट्रलाइज्ड पावर जो है वो सोवेन मतलब बिल्कुल फ्रीली कंट्रोल करे। ठीक है, एक क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी को, एक डिफाइंड टेरिटरी में एक सेंट्रलाइज्ड पावर जो है वो बिल्कुल फ्रीली कंट्रोल करे। ठीक है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट। ठीक है, ओके, सो हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जो कंसेप्ट है मॉडर्न स्टेट का ये बहुत टाइम से डेवलप हो रहा था, बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से इन यूरोप। बट अ नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजंस and not only rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent। लेकिन ये जो कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट है, देखो मॉडर्न स्टेट जो है उसका कंसेप्ट तो आपने पढ़ लिया, जिसमें हम कहते हैं कि जब एक सेंट्रलाइज्ड पावर जो है वो सोवरेनली यानी कि फ्रीली एक सोवरेन कंट्रोल होता है सेंट्रलाइज्ड पावर का एक क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी में, दैट इज मॉडर्न स्टेट। लेकिन नेशन स्टेट में हम क्या कहते हैं, नेशन स्टेट वो होता है जिसमें जो मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स हैं, इवन जो रूलर्स हैं, उनके अंदर एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी आ जाती है और वो एक कॉमन हिस्ट्री हिस्ट्री को शेयर करते हैं। ठीक है, उनका एक इतिहास होता है। ठीक है, दैट इज नेशन स्टेट। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि नेशन स्टेट कैसे बने, कैसे लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना है, कैसे लोगों में एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी आई। ठीक है, और फिर उसके बाद कैसे नेशन स्टेट बने, राइट। क्योंकि अभी हमने इस पैराग्राफ में देखा है कि नेशनलिज्म एक फोर्स की तरह था जो कि यूरोप के पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड में बिल्कुल एक स्वीपिंग चेंजेस लाया था। ठीक है, और इसका एंड रिजल्ट था फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे मॉडर्न स्टेट की बात करी। मॉडर्न स्टेट क्या होता है, मॉडर्न स्टेट एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड पावर जो है वो सोवरेन कंट्रोल करती है एक क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी में। ठीक है, उसे हम कहते हैं मॉडर्न स्टेट। अब मैंने आपको बताया नेशन स्टेट क्या होता है। नेशन स्टेट बेसिकली जहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स हैं, चाहे रूलर्स हो, उनके अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है और वो एक कॉमन हिस्ट्री शेयर करते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्या, नेशन स्टेट। ठीक है, दिस कॉमननेस डज नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम इन मेमोरियल, यानी कि ये हमेशा से ये जो कॉमननेस है ये नहीं थी, ये बहुत स्ट्रगल्स के बाद लाई गई है, बहुत टाइम लगा इसको लाने में। जो स्ट्रगल्स लीडर्स ने, लोगों ने, कॉमन पीपल ने करी है, मिडिल क्लास लोगों ने करा है। ठीक है, स्ट्रगल्स, तब जाके ये जो नेशन स्टेट का कंसेप्ट है ये आया है यूरोप में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। इससे पहले जो था पूरा इंट्रोडक्शन था, चैप्टर का पूरा एक ओवरव्यू था। आई होप आपको वो समझ आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। यहाँ पे देखिए, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। तो ये सबसे पहले जो कंसेप्ट है नेशनलिज्म का, जो आइडिया है नेशनलिज्म का, वो कहाँ से आया, किस कंट्री से आया, वो फ्रांस से आया। फ्रांस में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वहीं से नेशनलिज्म का एक जो आइडिया है वो आया, यूरोप में फैला। ठीक है, स्प्रेड हुआ। उससे पहले लोगों को आजादी जो है वो बिल्कुल पता ही नहीं थी। ठीक है, देशभक्ति की लोगों के अंदर फीलिंग ही नहीं थी। तो हम देखते हैं कि कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लोग राजा का विरोध करते हैं। ठीक है, अपनी अपनी राइट्स जो है उसको मांगते हैं। ठीक है, वो सब हमने अपनी क्लास 9th में देखा था, राइट। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से एक पहला क्लियर एक्सप्रेशन हमें मिलता है नेशनलिज्म का। ठीक है, जो कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch। तो आपको लुई 16 याद होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं फ्रांस जो है 1789 तक एक फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट था, राइट। तब तक वहां पे एक बिल्कुल एब्सोल्यूट मोनार्की का कंट्रोल था, राइट। The political and constitutional changes that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to the body of French citizens। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आया फ्रेंच, बेसिकली फ्रांस में हम देखते हैं कि पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए। उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ जिसकी वजह से जो
कंट्रोल है, जो पावर है, जो सोवरेनिटी है, वो मोनार्की से फ्रेंच सिटीजन्स के पास चली जाती है, राइट। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमने देखा था, राइट, जहाँ पे जिसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है, क्योंकि राजा को पसंद नहीं आती, राइट। The revolutionary proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. तो ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, ये प्रोक्लेम करता है, ये एक आइडिया देता है, ये बताता है कि लोग ही हैं जो कि एक नेशन को कंस्टिट्यूट करते हैं और उसकी डेस्टिनी को शेप करते हैं, उसकी किस्मत को बनाते हैं, ठीक है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people. तो शुरुआत से ही जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज हैं वो हमेशा से ट्राई करते आए हैं कि कैसे लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी आ सके। तो इसलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज में से बहुत सारे स्टार्टिंग से ही बहुत सारे वेरियस मेजर्स और प्रैक्टिसेस जो है वो इंट्रोड्यूस करे हैं, जो कि लोगों के अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी का जो फीलिंग है, जो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी है, वो आ सके लोगों के अंदर। तब क्या मेजर्स और प्रैक्टिसेस फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने इंट्रोड्यूस करे थे, उनके बारे में हम एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है द आइडिया ऑफ, यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ, ये पहला पॉइंट है, द आइडिया ऑफ ला पार्टी, यानी कि द फादरलैंड, एंड ले सिटोयन, यानी कि द सिटीजन। अब ये जो टर्म्स है ना दोनों, ये किस चीज को एम्फेसिस कर रही है? दे एम्फेसाइज द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी enjoying equal rights under a constitution। तो ये जो दोनों वर्ड्स हैं, द सिटीजन या फिर द फादरलैंड, ये दोनों जो टर्म्स हैं, ये किस चीज को एम्फेसाइज कर रही है? यूनाइटेड कम्युनिटी के जो नोशन है, एक जो यूनाइटेड कम्युनिटी का आप कह सकते हैं आइडिया है, एक्सप्रेशन है, उसे ये एम्फेसिस, उस पर एम्फेसिस कर रही है। एक ऐसी यूनाइटेड कम्युनिटी जो कि इक्वल राइट्स एंजॉय कर पा रही है एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, ठीक है। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, अब यहाँ से सेकंड पॉइंट आप देख सकते हो, सेकंड पॉइंट, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वाज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। अब एक नया फ्रेंच फ्लैग जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, विच वाज द ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग। जो ट्राई कलर फ्लैग है फ्रांस का, उसे लाया गया, ठीक है, जिसने रिप्लेस करा किसको? जो पुराना रॉयल स्टैंडर्ड, फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड को सिंबलाइज करता था। जो पुराना फ्लैग था उसको रिप्लेस कर दिया किसने? नए ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग ने, ठीक है। Okay, let me change the color. Now third point is जो स्टेट जर्नल थी, जो स्टेट जर्नल जहाँ पे जो एक्टिव सिटीजन्स हैं, जो एक्टिव सिटीजन्स की बॉडी है, उसे वो इलेक्ट करती थी, राइट। सॉरी, जो स्टेट जर्नल है वो एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा इलेक्ट की जाने लगी एंड रीनेम द नेशनल असेंबली, और स्टेट जर्नल को नेशनल असेंबली का नाम दे दिया गया। ये पॉइंट मैं आपको फिर से समझाती थी। जो स्टेट जर्नल है उसको कौन इलेक्ट करने लग गया? एक्टिव सिटीजन इलेक्ट करने लगा है। एक्टिव सिटीजन हमने पढ़ा था, वो सिटीजन जो कि बेसिकली जो आपके प्रॉपर्टीड मेन थे, वो एक्टिव सिटीजन में आते थे, जो कि आई थिंक 21 या 25 साल से ऊपर थे। मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे मैं भूल रही हूँ, जहाँ पे विमेन और जो मेन प्रॉपर्टी, मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, जो गरीब लोग थे, वो इसमें नहीं आते। जो प्रॉपर्टीड मेन थे वो आते थे एक्टिव सिटीजन में, और वो स्टेट जनरल को इलेक्ट करते थे, राइट। एंड रीनेम द नेशनल असेंबली, और स्टेट जनरल जो है वो इलेक्ट की जाने लगी, ठीक है, एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा, और स्टेट जनरल को नया नाम दे दिया एज नेशनल असेंबली, ठीक है। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, नए हाइम्स यानी सॉन्ग्स को कंपोज किया जाने लगा, ओथ्स ली गई, ठीक है। मार्टियर्स कॉमेमोरेटेड, यानी कि मार्टियर्स को ट्रिब्यूट दिया जाने लगा, श्रद्धांजलि, रिस्पेक्ट जो है, जो मार्टियर्स जो शहीद हो जाते हैं देश के नाम पर, तो उन्हें रिस्पेक्ट पे की गई, उनको श्रद्धांजलि दी गई, ठीक है। ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। A centralized a centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं कि एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो लाया गया, ठीक है, नेशन में, ठीक है। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फ्रांस में लाया गया, ठीक है, जहाँ पे यूनिफॉर्म लॉज यानी सारे सिटीजन्स के लिए इक्वल लॉज लाए गए, पूरी टेरिटरी में जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए इक्वल लॉज लाए गए। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज से यहाँ पे मतलब है कि आप जैसे देखो फ्यूडल प्रिविलेजेस, जो पहले के लोगों, पहले जो बड़े अमीर लोग होते थे, तो फ्यूडल प्रिविलेजेस जो है वो हटा दी गई, रिमूव कर दी गई,
ठीक है। और ड्यूज यानी जो फालतू के टैक्सेस है वो अबॉलिश कर दिए गए। कस्टम ड्यूटीज यानी कि जो फ्यूडल प्रिविलेजेस होते थे, जो अमीर अमीर जो लोग होते थे उस टाइम पर, वो इस फ्यूडल प्रिविलेज को एंजॉय करते थे। तो ये जो पूरी कस्टम ड्यूटीज है, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, इसको हटा दिया था, ठीक है। एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड, और एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। अब इसका मतलब क्या है, वेट्स एंड मेजर्स, देखो ट्रेडिंग को आसान कर दिया गया। अब आप ऐसे देखो कि आप अलग अलग जगह जा रहे हो, आप एक ट्रेडर हो, आप एक बिजनेसमैन हो, आप ट्रेडिंग के लिए अलग अलग जगह जा रहे हो जहाँ पे डिफरेंट वेट्स है, वेट्स को फॉलो किया जाता है, डिफरेंट मेजर्स होते हैं, ठीक है। तो आपको ट्रेडिंग में काफी दिक्कत आएगी, राइट। इसीलिए यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज, तो रीजनल डायलेक्ट्स, डायलेक्ट्स यानी कि लैंग्वेजेस, तो जो रीजनल लैंग्वेजेस है उसे डिस्करेज किया गया, और फ्रेंच भाषा को यहाँ पे प्रमोट किया जाने लगा। फ्रेंच को पेरिस में बोला जाने लगा, लिखा जाने लगा, एंड इट बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। फ्रेंच जो है वो नेशन की बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज हो गई थी, सब बोलते थे फ्रेंच को, ठीक है। The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of French nation to liberate the people of Europe from despotism. Despotism मतलब होता है absolute power, absolute monarchy. In other words, to help other peoples of Europe to become nations. तो यहाँ पे revolutionaries जो है वो कहते हैं कि ये responsibility है फ्रांस की, responsibility एक mission है फ्रांस का कि वो यूरोप के जो लोग हैं उनको डेपोटिज्म यानी एब्सोल्यूट पावर से फ्री कराए, ठीक है, और नेशंस बनाने में हेल्प करें। तो अब देखो, जब ये जो न्यूज है, जो भी फ्रांस में सब चल रहा था, ये सब जो इवेंट्स है वो डिफरेंट सिटीज में पहुंचती है, यूरोप की जो न्यूज है वो यूरोप की डिफरेंट सिटीज में पहुंचती है, तो वहां के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं वो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखो, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगैन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स। तो स्टूडेंट्स और जो दूसरे मेंबर्स हैं एजुकेटेड मिडिल क्लास के, वो जैकोबिन क्लब्स बनाने लग गए, ठीक है। Their activities and campaigns prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in 1790s। तो उनकी जो एक्टिविटीज, उनकी कैंपेन्स हैं, इस वजह से बेसिकली फ्रेंच की आर्मी को एक पाथ मिल गया था, एक वे मिल गया था जिसके जिसके थ्रू वो होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली में 1790s में मूव कर गए। और जो आइडियाज है फ्रांस के, जो रिवॉल्यूशनरी वॉर, बेसिकली रिवॉल्यूशनरी वॉर हुई, और फ्रेंच आर्मीज जो है वो नेशनलिज्म का जो आइडिया है वो अब्रॉड में स्प्रेड करने लगी, ठीक है। Within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France। अब यहाँ पे बात आती है नेपोलियन की। तो नेपोलियन ने भले ही मोनार्की को बिल्कुल, आई मीन डेमोक्रेसी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था फ्रांस में, लेकिन वो कई ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में कई ऐसे पॉलिसीज, ऐसे लॉज लाया, कुछ ऐसे प्रिंसिपल, रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स वो लाया जिस वजह से पूरा सिस्टम को रैशनल और एफिशिएंट करना चाहता था, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं सिविल कोड ऑफ 1804, जिसे हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं, ठीक है। इस कोड के अकॉर्डिंग सारे जो भी प्रिविलेजेस मिल रहे हैं बर्थ के बेसिस पर वो हटा दिए गए। स्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ को स्टैब्लिश किया गया। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और राइट टू प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल, तो ऐसे रीजन जो फ्रेंच के कंट्रोल में थे उस टाइम पर, वहां पे भी इस कोड को एक्सपोर्ट किया गया, ठीक है। जैसे अगर आप देखो डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, यहाँ पे जो नेपोलियन है उसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाई कर दिया। कैसे? फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश करके, पीजेंट्स को सर्फडम से फ्री करके। सर्फडम क्या होता है? जब आप कह सकते हैं कि बाउंडेड लेबर हम कहते हैं, सर्फडम का मतलब होता है बाउंडेड लेबर, यानी जब अमीर अमीर जो लोग हैं वो बेचारे पीजेंट से फ्री में काम कराते हैं बिना पैसे दिए, दैट इज सर्फडम, ठीक है। बंधवा मजदूरी, मजदूरी हम इसे कहते हैं, ओके। बाउंडेड लेबर, तो सर्फडम से फ्री करा दिया गया। मैनोरियल ड्यूज से फ्री करा दिया गया। इन द टाउन्स में जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिमूव करवा दिए गए। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करा गया। पीजेंट्स, आर्टिशियंस, वर्कर्स और नए बिजनेसमैन जो है वो
न्यू फाउंड फ्रीडम को काफी ज्यादा इंजॉय कर पा रहे थे। अब हम देखते हैं कि एडवांटेज या एम एम नहीं कह सकते, हम एडवांटेज देख कह सकते हैं किसकी, कोड ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804 का। तो यहाँ पे देखो बिजनेस क्या फायदा हो रहा था, यहाँ पे देखो बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर जो थे गुड्स के, उन्होंने रियलाइज किया कि जो यूनिफॉर्म लॉज हैं और जो स्टैंडर्डाइज वेट्स और मेजर्स है, यानी हर जगह जो सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स है वो इतना ज्यादा मतलब यूनिफॉर्म कर दिया गया था ना कि ट्रेडिंग काफी उनके लिए आसान हो गई थी। गुड्स का एक्सचेंज और कैपिटल का एक्सचेंज एक रीजन से दूसरे रीजन में वो काफी सही हो गया था। क्योंकि अगर आप देखो तो पहले डिफरेंट रीजन में डिफरेंट करेंसीज फॉलो की जाती थी, ठीक है, डिफरेंट करेंसी फॉलो होती थी, राइट। और अगर हम देखें तो कोई मान लो क्लोथ है तो उसका जो मतलब आप कह सकते हैं हर जगह मेजरमेंट जो है वो डिफरेंट निकलता था, राइट। तो इस वजह से मतलब बहुत दिक्कत आती थी उस टाइम पे ट्रेडिंग करने में। तो इसलिए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ला गया ट्रेडिंग में भी, जिस वजह से ट्रेडिंग जो है उस टाइम पे बिजनेस जो है वो आसान हो गया था, इजी हो गया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नेपोलियन जो है उसने क्या गड़बड़े करी। अब देखो यहाँ पे उसने एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स तो चलो अच्छे कर दिए थे, लेकिन लोगों की जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो उसने पूरी तरीके से छीन ली थी। कैसे? इन द एरियाज कंक्वर्ड द रिएक्शन ऑफ द लोकल, जो लोकल्स थे, लोकल पॉपुलेशन थी फ्रांस फ्रांस की, उनकी जो फीलिंग्स थी ना वो मिक्स्ड फीलिंग थी। कैसे? देखो स्टार्टिंग में अगर आप देखो तो कई जगहों पर जैसे होलैंड, स्विट्जरलैंड और बहुत जैसे ब्राजील की जो सिटीज हैं वहां पे, लेंस, मिलान, वर्सो, यहाँ पे फ्रेंच आर्मीज को बहुत प्यार से वेलकम किया गया एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, यानी हमारे लिबर्टी लाएंगे, उनको बिल्कुल प्यार से वेलकम किया गया। लेकिन ये इनिशियल एंथुजियाज्म है ये बहुत जल्द हॉस्टिलिटी में बदल गया, आप कह सकते हो कॉन्फ्लिक्ट्स में, या फिर आप कह सकते हो कि लड़ाई झगड़ों डिसलाइक में बदल गया, लड़ाई झगड़े डिसलाइक में बदल गया। क्योंकि ये बिल्कुल इस चीज से क्लियर हो गया था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है चलो उसमें तो उसने बहुत अच्छा काम कर दिया, लेकिन उसके साथ ही साथ लोगों की जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो उनसे छीन ली गई। कैसे? टैक्सेशन बहुत इंक्रीज कर दिया गया था, सेंसरशिप लगा दी गई थी, फोर्स कंस्ट्रक्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज, यानी कि फ्रेंच आर्मीज में जो फ्रेंच आर्मीज है वहां पे फोर्सफुली लोगों को उठा उठा कर डाला जा रहा था कि जाओ लड़ो, ठीक है, रिक्वायर्ड टू कंक्वर द रेस्ट ऑफ द यूरोप, क्योंकि नेपोलियन को लग रहा था कि भाई उसको पूरा यूरोप जो है वो कंक्वर करना है, तो इस वजह से आर्मी चाहिए होगी, तो फोर्सफुली लोगों को उठा के फ्रेंच आर्मीज में डालता था, और सीम टू आउटवे द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये सब जो चीजें हो रही थी ना, इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, ये सब चीजें जो है वो जितने भी उसने अच्छे काम किए उनको छुपा रही थी, ठीक है।